जी। जी। ये थाली बजाने की घड़ी क्यों आ गई? और जो आप ऊपर लिख रहे हैं, तीसरे दौर से पहले भाजपा के पैर उखड़ रहे नहीं, उखड़ चुके हैं। अब मैं इन दोनों चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि क्या हो रहा है। राजीव जी, पॉलिटिकल कैंपेन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक आपका फोकस और दूसरा फ्यूचर एजेंडा। ये दोनों चीजें मोदी जी आपके कब्जे में नहीं है। फ्यूचर एजेंडा वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। राहुल गांधी के हर स्पीच में आप देखिएगा एक फ्यूचर एजेंडा दिखता है। ये फ्यूचर एजेंडा ही मोदी जी को 2014 में लेकर आया था। याद कीजिए वो कैंपेन, याद कीजिए। अब की बार, अब की बार का मतलब है फ्यूचर एजेंडा। जी। अब की बार अच्छी सरकार, अब की बार अच्छी सरकार, अब की बार नहीं होगी भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह। तो मोदी साहब की एक भी स्पीच में फ्यूचर एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है। शुरू में कभी आया था 2047, 2047 तक कौन रहेगा और कौन देखेगा? हमको तो नौकरी की जरूरत कल है, सिलेंडर तो आज खत्म हो गया। मतलब फ्यूचर एजेंडा इतना लंबा नहीं हो सकता। अब मैं सिलसिलेवार बताता हूं कि हो क्या रहा है। देखिए, पहले चरण के बाद जो फीडबैक मिला, वोट शेयर कम हुआ, लोग घर से नहीं निकले, बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं निकला और बीजेपी का कार्यकर्ता मायूस हो गया। वो थाली बजाने की बात पे राजीव जी आ रहा हूं मैं। जी। बीजेपी का कार्यकर्ता मायूस हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता कौन है? बीजेपी का मैक्सिमम कार्यकर्ता आरएसएस का से जुड़ा हुआ है। वो आरएसएस की शाखा में जाने वाला व्यक्ति है, वही कमिटेड कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता की एक कमिटेड ट्रेनिंग है, आइडियोलॉजी है। उसको एड्रेस करने के लिए मोदी साहब ने अग्रेसिव हिंदू मुसलमान एजेंडा, मुस्लिम लीग और मुसलमान घुसपैठिए वगैरह लेकर आए। और उसको लाने के बाद मोदी जी का जो पूरा कैंपेन का डिजाइन था वो डिरेल हो गया। अब उस कैंपेन में फ्यूचर एजेंडा नहीं है। जब भी वो छोड़ेंगे तो वो आरएसएस का जो वर्कर है वो एड्रेस नहीं हो रहा है। अब वो वोटर को एड्रेस नहीं कर रहे राजीव जी। जी। अब वो मतदाता को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अब वो एड्रेस कर रहे हैं बीजेपी के वर्कर को। वो कौन है जो 30-30 लोगों को लेकर आएगा? बीजेपी का वर्कर है। कौन थाली बजाता हुआ आएगा? बीजेपी के वर्कर है। ये बीजेपी के वर्कर को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक मीटिंग से, तो ये कैंपेन नहीं है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से तो आपको मतदाता को एड्रेस करना है राजीव जी। वर्कर को तो एड्रेस बंद कमरे की मीटिंगों में किया जाता है जी। या चुनाव के पहले किया जाता है। तो एक तो ये है कि वो लगातार अब मोदी जी अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जो मुख्यतः आरएसएस का है, जो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में पला बड़ा है, उसको ही एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि वो मायूस हो गया। वोट शेयर गिरा। वोट शेयर को बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ नाटक हो रहा है। तीसरा फेज में इनका टेस्टिंग वो है कि तीसरा फेज अगर खराब हुआ तो मामला गड़बड़ हुआ, जो कि लग रहा है कि गड़बड़ हो चुका, जो हमारे बाकी साथी बता रहे, पंकज जी बता रहे, सब लोग बता रहे। दूसरी बात राजीव जी, जो मैं सूचना के तौर पे बता दूं, जो अलका लांबा कह रही थी। अलका लांबा कह रही थी कि हम घेराव करेंगे। मैं उसके आगे की बात बता रहा हूं। मोदी जी का जो बनारस का वो है मतदान आखिरी फेज में है। 14 मई को नामांकन है राजीव जी। गुजरात, महाराष्ट्र के, गुजरात के, छत्तीसगढ़ के चुनाव निपटने के बाद विपक्षी पार्टियों का ये स्ट्रेटजी है कि वो बनारस में डेरा डालेंगे। सब बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता कर्नाटक से और छत्तीसगढ़ से वहां पहुंचेंगे
बनारस में घेरने की तैयारी बड़े पैमाने पर मोदी साहब को हो रही है कि बनारस भी ना निकलने दो, इस लेवल की तैयारी है। और वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसकी प्लानिंग है। और आप जानते हैं राजीव जी कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक की और छत्तीसगढ़ की टीम कितनी स्ट्रांग है। वो वहां कैंप करने जा रहे हैं मतदान खत्म होते ही, बनारस में, कहीं और नहीं। तो बनारस जो है वो अब थर्ड फोर्थ फेज के बाद बनारस जो है वो अड्डा रहेगा। तीसरी एक बात हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में मोदी जी ने खोई है, वो क्या है? एक जो इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कॉलम लिखते हैं, जो बड़े लेवल पे जिनको एम्बेसीज में पढ़ा जाता है, विदेशों में पढ़ा जाता है, उन लोगों ने भी अब मोदी जी से कन्नी काट ली है। वो इतने अग्रेसिव नफरत वाले एजेंडा में मोदी साहब को प्रमोट नहीं कर सकते। आज आपने पढ़ा होगा कि उनकी बेहद समर्थक एक कॉलम लिखने वाली, उन्होंने भी आलोचना करनी शुरू कर दी है, कई और। तो ये एक जो लोग 2014 में के पहले मोदी साहब को एक लेजिटिमेसी दे रहे थे बड़े सर्किल में, एक इंटेलेक्चुअल सर्किल में, एलीट सर्किल में, जो ताकतवर सर्किल है, जो ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करता है, जो विदेशों को प्रभावित है, उसने कन्नी काट ली है। ये मोदी साहब के अग्रेसिव हिंदुत्व एजेंडा, हिंदू मुसलमान एजेंडा का एक आउटकम है। अब उसका इमीडिएट फॉलोआउट क्या हुआ है? राजनाथ सिंह साहब का एक इंटरव्यू पढ़ा मैंने जी। राजनाथ सिंह ने मुसलमानों के मामले पे एकदम उल्टी लाइन ली है नरेंद्र मोदी से। उन्होंने ये कहा कि मुसलमान दूसरी दर्जे के नागरिक नहीं है। ये क्यों कहा है उन्होंने, और क्यों योगी आदित्यनाथ इस रेस में पिछड़ गए? 4 जून के बाद ये रेस, नई रेस चालू होगी कि मोदी के बाद कौन। और अगर सीटें कम होती हैं, जो हम लोग अपने पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, उस वक्त ऐसे दलों की आवश्यकता होगी जिनका वोट बेस में मुसलमान भी हैं, मसलन बीआरएस, मसलन बीजेडी, और भी पार्टियां हो सकती हैं। राजनाथ सिंह ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए एक लाइन अभी से ले ली है। मतलब एक तरीके से देखिए कि उन्होंने लाइन लेकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी अपनी ठोक दी है कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं लाइन में हूं, मैं एक मॉडरेट कैंडिडेट हूं, मैं नया वाजपेयी हूं। ये लाइन उन्होंने ले ली है। और तीसरी और आखिरी बात जो मोदी जी ने खोया है वो ये कि अब आप देखिए कि कोई उद्योगपति इंडोर्स नहीं कर रहा है मोदी साहब को। ये राहुल गांधी की देन है। 2014 से पहले रतन टाटा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, तमाम लोग मोदी साहब के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। ये कह रहे थे कि विजनरी व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। अब कोई नहीं कह रहा है। उद्योगपतियों को ये समझ में आ गया कि राजनीति में, डेमोक्रेसी के अंदर उनका एक्टिव रोल नहीं है, पैसिव रोल है। और ये बहुत आवश्यक था इन लोगों को समझाना। पिछले कुछ 10 सालों में ये उद्योगपति राजनीति के अखाड़े में एक्टिव रोल में आ गए। इन्होंने मीडिया खरीदा और खुलेआम उनका मीडिया जो है एक पार्टी का पक्ष लेने लगा। अब देखिए कि उन उद्योगपतियों को समझ में आ गया कि नहीं, ये उनको उनकी जगह उनकी राहुल गांधी ने दिखाई है। और एक आखिरी बात ये कि अमेठी का जो फैसला हुआ, एक बार फिर तय किया कांग्रेस पार्टी ने कि वो अपने फोकस से नहीं हटेगी। तो फोकस और फ्यूचर एजेंडा, मोदी साहब कांग्रेस के एजेंडा में आ रहे हैं। वो आरक्षण पे बात कर रहे हैं, संविधान पे बात कर रहे हैं, वो भैंस वगैरह सब बातें कर रहे हैं। वो आ चुके हैं कांग्रेस के एजेंडा में। कांग्रेस मोदी साहब के एजेंडा में नहीं गई।